नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपनी ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं और इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो कार्नों प्रमेय के बारे में था। आज अपना जो टॉपिक है वो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, तो अब तक अपने ऊष्मागतिकी के शून्यांकीय नियम के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद में आप लोगों ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात की और अब अपने जो बात कर रहे हैं ये अपनी बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की। ठीक है, तो देखो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सबसे पहले अपने फर्स्ट नियम की लास्ट से फिर से बात करते हैं, फिर अपने बात करते हैं इसके द्वितीय नियम की। तो सबसे पहले तो अपने यही पढ़ेंगे कि इस नियम की अपनी जरूरत क्यों पड़ी। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम आप लोगों ने पढ़ा था, देखिए फर्स्ट नियम जो आप लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि जो डेल क्यू है किसके इक्वल आ रहा था, डी डब्ल्यू प्लस ये डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर आ रहा था। यानी आप ऊष्मा जो दे रहे हो ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है और कार्य में परिवर्तित हो जाती है। अगर यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा क्या हो, जीरो, तो डेल क्यू जो है वो क्या आ जाता है, डेल डब्ल्यू के बराबर आ जाता है। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते थे कि 100% किस में बदल रही है, ऊष्मा कार्य में बदल रही है। यानी आप लोग जो ऊर्जा दे रहे हो वो 100% किस में बदल रही है, कार्य में बदल रही है। और व्यवहारिक अगर अपने बात करें तो ऐसा असंभव है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि जो दिशा है उस दिशा का निर्धारण जो है अपने द्वितीय नियम से, ये प्रथम नियम से नहीं हो पाता। देखिए अगर अपनी बात करें, एक तरफ मान लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और एक तरफ क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसका नाम ए मान लेते हैं और इसका नाम जो है वो बी मान लेते हैं। तो प्रथम जो नियम है आपके पास में, जो प्रथम नियम है वो इसके बारे में नहीं बताता कि ऊष्मा का प्रवाह कौन सी दिशा में होगा। ठीक है, प्रथम नियम से अपने को ये नहीं पता चलता कि ऊष्मा का प्रवाह इस ओर होगा या ऊष्मा का प्रवाह जो है वो इस ओर होगा। ठीक है, इसे भी फिर से लिख देता हूँ ऊपर वाले को मैं। तो प्रथम नियम में क्या कमी है कि प्रथम नियम अपने को ये नहीं बता पाता कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या है। जैसे सामने अगर आपके पास में इस निकाय की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, एक 100 डिग्री टेम्परेचर है और एक 50 डिग्री टेम्परेचर है। तो जो प्रथम नियम है वो आपको ये नहीं बता पाता कि ऊष्मा जो है वो ए से बी की ओर जाएगी या बी से ए की ओर जाएगी। परंतु व्यवहारिक रूप में सामान्य जीवन में साधारण अनुभवों से अपने बोल सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यानी आपको अपने जो व्यवहारिक जीवन में देखते हैं उसके हिसाब से आपने बता सकते हैं कि ऊष्मा प्रवाह की जो दिशा है वो क्या होगी, ए से बी होगी। यानी ऊष्मा का ये जो प्रवाह है ये संभव है और ये प्रवाह जो है ऊष्मा का क्या है, बिना किसी बाह्य कार्य के संभव नहीं है। तो अपने ये व्यवहारिक जीवन से या व्यवहारिक अनुभव से, दैनिक जीवन के अनुभव से बता सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा, यानी ए से बी की ओर होगा। परंतु प्रथम जो नियम आप लोगों ने लिख रखा है डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये प्रथम नियम अपने को कहीं नहीं बताता कि ऊष्मा का प्रवाह जो है वो कौन सी दिशा में होगा। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल ये आता है कि आपको पता है कि जो पहिया होता है अगर ये घूम रहा है तो इसके पास में कौन सी ऊर्जा है, इसके पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा है। ठीक है, एक पहिया है घूम रहा है, उसके पास में कौन सी ऊर्जा है, उसके पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा है। आपने क्या कर दिया, आपने घर्षण की सहायता से इसे रोक दिया। आपने क्या किया, घर्षण की सहायता से पहिए को रोक दिया। आपको पता है कि जब आप लोग घर्षण की सहायता से पहिए को रोक देते हो तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है वो किस में बदल जाती है, ये घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में
या उष्मा में बदल जाती है। ठीक है, आप लोग बोल सकते हो कि ये जो आपके पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा है ये किस में बदल जाती है, उसमें ऊर्जा में या उष्मा में बदल जाती है। सामान्य जीवन में होता है ऐसा, देखिए कि पहिया जो घूम रहा है उसके पास में कौन सी ऊर्जा है, पहिए के पास में घूर्णन गतिज ऊर्जा है। ठीक है, कौन सी गतिज ऊर्जा है, घूर्णन गतिज ऊर्जा है। और घर्षण की सहायता से आपने क्या कर दिया, पहिए को रोक दिया। जैसे ही आपने उसे रोका, ये घूर्णन गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, उष्मा में परिवर्तित होगी। परंतु परिवेश से यानी पहिया जो है वो रुक गया, क्यों, क्योंकि घूर्णन गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, उष्मा में बदल गई। अब पहिया रुका हुआ है, परिवेश में उष्मा है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि पहिया अपने आप क्या करे, परिवेश से उष्मा को ग्रहण करे और उस उष्मा को किस में बदल दे, घूर्णन गतिज ऊर्जा में बदल दे, यानी फिर से पहिया जो है वो चलना शुरू कर दे। ऐसा आपको पता है, ऐसा कभी नहीं होता। पूरी बात समझ में आई कि अपने को पता है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा घूमते हुए पहिए के अंदर होती है। अपने घर्षण की सहायता से उसे क्या कर दिया, रोक दिया। आपने घर्षण की सहायता से रोका है, इसलिए वहाँ पर क्या उत्पन्न हुई है, उष्मा उत्पन्न हुई है। यानी ये घूर्णन गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, ये उष्मीय ऊर्जा के अंदर बदल गई है। ठीक है, अब क्या होता है, जब पहिया रुक चुका होता है तो फिर से ऐसा नहीं होता कि पहिया अपने आप परिवेश से क्या करे, उष्मा को ग्रहण करे और उस उष्मा को ग्रहण करके क्या कर दे, गति करना शुरू कर दे। ऐसा संभव नहीं होता है। तो इन दोनों उदाहरणों से पता चलता है कि अपने जो प्रथम नियम है, एक तो इसकी व्याख्या नहीं करता कि 100% कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, दूसरा दिशा निर्धारण भी नहीं कर पाता कि जो दिशा है वो कौन सी दिशा इसकी होती है। बस साधारण जीवन के अनुभवों के द्वारा ही हम लोग दिशा बता सकते हैं। तो इन दोनों जो इसकी सीमाएं, इनको दूर करने के लिए उष्मागतिकी का द्वितीय नियम दिया गया। देखिए, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है जैसा आप लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू जैसे लिखा है, वैसा तो नहीं होगा। हालांकि अपने एंट्रोपी के रूप में इसे लिखेंगे आगे जा करके, इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे अपने डी क्यू इक्वल टी डी एस के रूप में। परंतु ये अगर यहाँ की बात करें तो इसके जैसा तो फॉर्मूला इसका अपने को नहीं प्राप्त होता है। उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिकों के कथन दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ एक कथन अपने को पढ़ने हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कथन जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, एक तो दे रखा है केल्विन और प्लांक का कथन, और दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है क्लासियस का कथन। तो अपने इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं केल्विन एवं प्लांक के कथन के बारे में कि केल्विन और प्लांक का जो कथन है वो क्या बताता है। देखिए, कथन बताने से पहले मैं आपको डायग्राम की सहायता से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि साधारण ऊष्मा इंजन के अंदर एक तो होता है स्रोत, एक होता है सिंक। स्रोत का ताप T1 केल्विन और सिंक का ताप क्या होता है, T2 केल्विन होता है। और यहाँ पर लगा होता है कार्यकारी पदार्थ। डायग्राम फिर से बनाता हूँ। ये T1 केल्विन, ये T2 केल्विन और यहाँ पर क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ होता है। देखिए, साधारण जीवन में क्या होता है, ऐसा संभव है कि यहाँ से Q1 ऊष्मा आए और W क्या किया जाए, कार्य किया जाए, और Q2 ऊष्मा क्या कर दी जाए, आगे भेज दी जाए। ये तो क्या है, संभव प्रक्रिया है, संभव प्रक्रिया है। परंतु ऐसा है, संभव है कि Q1 ऊष्मा ली जाए और Q1 ऊष्मा को किस में बदल दिया जाए, 100% कार्य में बदल दिया जाए और ऊष्मा सिंक की अपनी आवश्यकता ही नाप ले। ठीक है, तो बस इसी के बारे में ये बताता है केल्विन और प्लांक का कथन कि अपने पास में ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो किसी एक स्रोत से लगातार ऊष्मा ग्रहण करके उसे कार्य में बदलता रहे। यानी ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जिसके अंदर क्या हो, अपने को सतत कार्य की प्राप्ति होती रहे और ऊर्जा की हानि ना हो। या आप बोल सकते हो कि ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जिसके अंदर ऊष्मा सिंक हो ही नहीं। यानी बिना ऊष्मा सिंक का ऊष्मा इंजन बनाना क्या है, असंभव है। मतलब ये असंभव है कि आप लोग क्या करो, किसी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेते रहो और उसे क्या करते रहो, 100% कार्य में बदलते रहो। सिंक जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार की ऊष्मा आप लोग स्थानांतरित ना करो। ऐसा क्या है, असंभव है। और संभव प्रक्रिया क्या है, संभव प्रक्रिया ये है कि यहाँ से T1 केल्विन पर आप लोग क्या करो, Q1 ऊष्मा लो, उसे कार्य में बदलो W में, और बची हुई ऊष्मा Q2 को आप लोग क्या कर दो, सिंक में स्थानांतरित कर दो। ये तो संभव प्रक्रिया है। और ये क्या है, असंभव प्रक्रिया। इसका कथन मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ
अगर आप चाहो तो इसे लिख भी लेना कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए केवल एक स्रोत से ऊष्मा प्राप्त कर उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर दे और कार्यकारी पदार्थ अप्रवाहित रहे। या अपने बोल सकते हैं कि कार्य की सतत प्राप्ति के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ सिंक का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसका मूल कथन जो है वो है। ये चाहो तो आप लोग लिख लेना वीडियो को फिर से पीछे करके। तो समझा देता हूँ मैं आपको फिर से कि ये क्या बता रहा है। ये अपने को बता रहा है कि किसी एक स्रोत से सतत कार्य की प्राप्ति क्या है, असंभव है। जैसे ये अपने बना रखा है, ये क्या है, असंभव है। यहाँ आप लोग देख रहे हो कि T1 केल्विन पर Q1 ऊष्मा ले रहे हैं और किस में बदल रहे हैं, कार्य में बदल रहे हैं। ऐसा असंभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंक जो है उसकी अपने कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सिंक को अपने ऊष्मा दी नहीं है, इसका मतलब Q1 ऊष्मा आई और 100% क्या बदल रहे हैं, अपने कार्य में बदल रहे हैं। ऐसा क्या है, असंभव है। ठीक है, ये कथन अपने को नया कुछ नहीं बता रहा है, बस सीमा निर्धारित कर रहा है कि अगर अपने ऐसा कोई ऊष्मा इंजन है तो ऐसा होना असंभव है। ठीक है, एक तरीके की सीमा निर्धारित कर दी है प्रथम नियम की कि ऐसा ऊष्मा इंजन अपने नहीं बना सकते जो 100% क्या कर दे, कार्य में ऊष्मा को बदल दे। ये संभव प्रक्रिया है कि एक जो स्रोत है वहाँ से T1 केल्विन पर Q1 ऊष्मा ली जाए, W कार्य किया जाए और T2 केल्विन ताप पर Q2 ऊष्मा जो है वो क्या कर दी जाए, आगे भेज दी जाए। तो ये तो क्या है, संभव प्रक्रिया। दूसरा देखिए, दूसरा इसके अंदर आता है क्लासियस का कथन। क्लासियस का कथन ये भी आपको पहले समझा देता हूँ मैं। देखिए देखिए क्लासियस का कथन क्या बता रहा है। ये आपके पास में T1 केल्विन है और दूसरी तरफ आपके पास में T2 केल्विन है। फिर से बनाता हूँ, ये आपके पास में T1 केल्विन है और ये आपके पास में T2 केल्विन है। ठीक है, इसे संभव प्रक्रिया के रूप में लिख रहा हूँ मैं। ये संभव है और ये असंभव है। ठीक है, इसे सीधा लिख देता हूँ, Q2 ऊष्मा W कार्य और Q1। ठीक है, Q2 ऊष्मा ऊपर की ओर जा रही है और ठीक है बन गया। और ये उस ताप आपको पता ही है, ये जो स्रोत होता है इसका ताप क्या होता है, उच्च ताप होता है और इसका ताप क्या होता है, निम्न ताप होता है। ऐसा फिर से इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ताप की व्याख्या ही करने वाला है। तो देखिए ये संभव प्रक्रिया है और ये क्या है, असंभव प्रक्रिया है। तो यहाँ देखिए ये जो क्लासियस का जो आपके कथन दे रखा है, ये कथन क्या बता रहा है, क्लासियस का कथन बता रहा है कि ऐसा तो संभव है, ऐसा तो संभव है कि आप लोग क्या करो, निम्न ताप पर Q2 ऊष्मा लो और W कार्य की सहायता से, W कार्य करके आप लोग क्या कर सकते हो, निम्न ताप से ऊष्मा ले सकते हो और उस ताप पर भेज सकते हो। यानी कार्य की सहायता से आप लोग ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकते हो, परंतु बिना किसी कार्य के आप लोग निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर सकते। यानी क्लासियस का कथन अपने को बता रहा है कि बिना किसी बाह्य कार्य के अपने निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर सकते। ये निम्न ताप है और ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, उच्च ताप है। तो क्लासियस का कथन अपने को बताता है कि बिना किसी बाह्य कार्य के या बिना किसी बाह्य सहायता या बिना किसी बाह्य एजेंसी के, यानी बिना किसी बाह्य कार्य के अपने निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं कर सकते। ये किस तरीके की प्रक्रिया है, ये असंभव प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि यहाँ से कोई नया तो नियम नहीं निकल करके आएगा, परंतु एक जो प्रथम नियम है उसकी सीमा जरूर निर्धारित होगी। एक तो ये कि 100% कार्य संभव नहीं है, किसके कथन के अनुसार, केल्विन एवं प्लांक के कथन के अनुसार। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ आप लोगों ने देखा है कि सिंक जो है उस सिंक का होना क्या है, आवश्यक है। और यहाँ ये आपको बता रहा है कि बिना किसी बाह्य कार्य के आप लोग क्या नहीं कर सकते, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो नहीं कर सकते। तो एक प्रकार की सीमा जो है ये क्या कर दिया है, इन दोनों ने निर्धारित कर दिया। तो ये आपके केल्विन एवं प्लांक का कथन था और दूसरा ये क्लासियस का कथन था। अब आपके एक टॉपिक दिया गया इसके अंदर जिसमें बताया गया कि उपयुक्त कथनों की समतुल्यता। ठीक है, कि उपयुक्त कथन जो है इनकी समतुल्यता, यानी दोनों जो है वो एक दूसरे के तुल्य कैसे है।
देखिए फिर से बताता हूँ मैं आपको कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है, इसके अंदर अपने पास में सीधा तो कुछ है नहीं कि अपने लिख दें ये द्वितीय नियम है। इसके अंदर बहुत सारे कथन दिए गए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों के दिए गए हैं, ठीक है। उनमें से दो के कथन आपके दिए गए, एक तो केल्विन प्लांक का था और दूसरा क्लासियस का था। केल्विन प्लांक वाला तो बता रहा है कि अपने ऊष्मा जो सिंक होता है उसका होना जरूरी है। अपने ऐसा नहीं कर सकते कि लगातार ऊष्मा लेते रहे और उसे कार्य में बदलते रहे, यानी सतत कार्य की प्राप्ति क्या है, असंभव है। दूसरा जो क्लासियस का कथन है वो अपने को बता रहा है कि ऐसा असंभव है कि बिना किसी बाह्य कार्य के या बिना किसी बाह्य एजेंसी की सहायता के आप लोग निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का क्या कर दो, स्थानांतरण कर दो, ऐसा क्या है, असंभव है। अब अपने बात कर लेते हैं दोनों जो नियम है उनकी तुल्यता की। इनकी तुल्यता का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग दोनों में से किसी एक नियम का उल्लंघन करते हो, यानी अपना जो टॉपिक है उपयुक्त कथनों की समतुल्यता, ये जो टॉपिक आपके दे रखा है उपयुक्त दोनों कथनों की समतुल्यता, ये जो दे रखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों जो नियम है वो तुल्य है। मतलब अगर दोनों में से किसी एक को आप लोग क्या कर देते हो, गलत साबित कर देते हो, या दोनों में से किसी एक का एक जो उल्लंघन करते हो तो दूसरे का उल्लंघन जो है वो अपने आप होता है। जैसे आपके पास में एक तो था केल्विन और प्लांक का कथन, और एक क्या था, क्लासियस का कथन। अगर दोनों में से किसी एक का आप लोग क्या करते हो, उल्लंघन करते हो, तो एक का उल्लंघन करने पर दूसरे का उल्लंघन अपने आप हो जाता है। जैसे आप लोग ये मान रहे हो कि केल्विन और प्लांक का कथन क्या है, असत्य है। आपने क्या मान लिया कि केल्विन और प्लांक का कथन क्या है, असत्य है, तो क्लासियस का कथन अपने आप क्या साबित हो जाएगा, असत्य साबित हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो ये T1 केल्विन है और ये कितना है, T2 केल्विन है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, Q1 ऊष्मा आ रही है और ये आगे जा रही है, W कार्य कर रही है, ठीक है। और ये संभव प्रक्रिया नहीं है। क्लासियस के ये केल्विन और प्लांक का कथन जो है वो बोल रहा है कि ऐसा क्या है, असंभव है, परंतु अपने क्या कर रहे हैं, इसका उल्लंघन कर रहे हैं। अपने मान रहे हैं कि ये इसने केल्विन और प्लांक ने जो बताया वो क्या है, असत्य है, यानी ऐसा अपने मान रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, संभव प्रक्रिया, ये अपने माना है, अपने इस कथन को असत्य माना है, ठीक है। अगर ये कथन असत्य है तो दूसरी तरफ आपके पास में किसका कथन है, दूसरी तरफ आप लोगों के पास में ये क्लासियस का कथन है जो क्या कर रहा है, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये जो कार्य आपने यहाँ पर किया है, ये कार्य आप लोगों ने जो यहाँ पर किया है, ये कार्य किसके बराबर है, ये कार्य Q1 के बराबर है। किसके बराबर है, Q1 के बराबर है। देखिए ये Q1 100% किस में बदल रहा है, कार्य में बदल रहा है, और क्लासियस का कथन जो है इसके अकॉर्डिंग ऊष्मा Q2 है। तो ये कार्य अपने किस में काम में लेंगे, ये कार्य अपने यहाँ काम में लेंगे, यानी यहाँ ऊष्मा कितनी हो जाएगी, यहाँ Q2 प्लस Q1 हो जाएगी, या Q2 प्लस आप लोग लिख सकते हो कितनी हो जाएगी, W हो जाएगी। देखो Q2 ऊष्मा, ठीक है, प्लस W कार्य, ये कार्य अपने किसको दे दिया, इस ऊष्मा इंजन को दे दिया। फिर से देखिए आप लोग, देखना इस प्रकार से समझो इसे। आपके पास में ये किसका कथन था, केल्विन प्लांक का कथन था कि ये असंभव है, परंतु अपने इसे क्या मान लिया, असत्य मान लिया। मतलब ये क्या है, संभव है, क्योंकि अपने इसे असत्य माना है। तो अगर ये संभव है तो Q1 ऊष्मा 100% किस में बदल रही है, कार्य में बदल रही है, ठीक है। ये कार्य आप लोग क्या करोगे, इस ऊष्मा इंजन को दे दोगे, जो दूसरा ऊष्मा इंजन है इसको आपने क्या कर दिया, ये कार्य दे दिया। अगर आप लोग ये कार्य इसे दे देते हो तो ये Q2 ऊष्मा को क्या कर देगा, फिर निम्न ताप से उस ताप की ओर भेज देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो कार्य आ रहा था वो आपने इसे दे दिया, तो यहाँ कितनी ऊष्मा आ जाएगी, यहाँ Q2 प्लस W ऊष्मा आ जाएगी, या आप बोल सकते हो Q2 प्लस Q1 ऊष्मा आ जाएगी। यानी निम्न ताप से उच्च ताप की ओर जो ऊष्मा जा रही है वो कितनी जा रही है, वो जा रही है Q1 प्लस Q2। देखो यहाँ कितनी ऊष्मा भेज रहे हो आप लोग, यहाँ आप लोग भेज रहे हो Q1 प्लस Q2 ऊष्मा
आप लोग भेज रहे हो। तो अब देखो Q1 प्लस Q2 ऊष्मा आपने इसे भेज दी, अब ये ऊष्मा यहाँ से कितनी लेगा, Q1 लेगा, ये Q1 ऊष्मा फिर से इसे देगा और ये ऊपर कितनी भेजेगा, Q1 प्लस Q2 भेजेगा। इसमें से सिर्फ कितनी ले रहा है, ये Q1 ले रहा है। देखो इतनी ऊष्मा Q1 प्लस Q2 फिर से दे रहा है और इसमें से सिर्फ कितनी ले रहा है, Q1 ले रहा है और 100% कार्य में बदला। तो अगर ऐसा होगा तो ये इंजन कभी नहीं रुकेगा, लगातार चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि Q1 लेगा, 100% कार्य में बदला, ये कार्य आपने इसे दिया, इसमें जुड़ गया तो Q2 प्लस W और Q2 प्लस Q1, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, इसे निम्न ताप से उस ताप की ओर उसमें स्थानांतरित कर दिए इसने, Q1 प्लस Q2, और ये Q1 ले लेगा। मतलब ये इंजन जो है वो क्या होगा, लगातार चलता रहेगा, कार्य जो है सतत रूप से होता रहेगा। परंतु ऐसा क्या है, ऐसा असंभव है। ठीक है, यानी ये जो नियम है, ये नियम अपने को बोल रहा है कि क्लासियस का जो कथन है, क्लासियस का कथन बोल रहा है कि आप क्या नहीं कर सकते, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर बिना किसी बाह्य कार्य के ऊष्मा स्थानांतरित नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर निम्न ताप से उस ताप की ओर क्या हो रही है, ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आपने केल्विन और प्लांक के कथन को क्या माना है, असत्य माना है। अगर इस कथन को आप असत्य मानते हो तो ये कथन अपने आप क्या साबित हो जाता है, असत्य साबित हो जाता है। तो ये इससे पता चलता है कि ये दोनों जो नियम है वो क्या है, एक दूसरे के समतुल्य है। अगर आप दोनों में से किसी एक को असत्य मानते हो तो दूसरा जो कथन है वो अपने आप क्या बन जाता है, असत्य बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग इसे असत्य लेकर के, क्लासियस के कथन को असत्य लेकर के भी क्या सिद्ध कर सकते थे, केल्विन और प्लांक के कथन को भी असत्य सिद्ध कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार अपने बता सकते हैं कि केल्विन और प्लांक का कथन या क्लासियस का कथन जो है वो एक दूसरे के समतुल्य है। दोनों में से अगर किसी एक का उल्लंघन होता है तो दूसरे का उल्लंघन अपने आप होगा। जैसे यहाँ आपने क्या माना है, यहाँ माना है कि केल्विन और प्लांक का कथन क्या है, असत्य है, तो ये असत्य आपने लिख दिया, तो ये अपने आप क्या साबित हो गया, असत्य साबित हो गया। दूसरा अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे देखो अगर अपने ये माने कि क्लासियस का जो कथन है वो क्या है, असत्य है। क्लासियस का कथन क्या है, असत्य। कैसे, जैसे देखो ये T1 केल्विन, ये T2 केल्विन, निम्न ताप से उस ताप की ओर ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। Q2 ऊष्मा जो है वो निम्न ताप से उस ताप की ओर जा रही है। अपने नियम को क्या माना है, असत्य माना है। अगर असत्य नियम को अपने मान लेते हैं तो यहाँ पर T1 केल्विन और यहाँ पर क्या आएगा, T2 केल्विन आएगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये ऊष्मा इंजन बनाया, आपने Q2 ऊष्मा आगे दी तो यहाँ से ये क्या करेगा, Q1 ऊष्मा लेगा, W कार्य करेगा और Q2 ऊष्मा क्या कर देगा, आगे से दे देगा, और ये Q2 ऊष्मा ये क्या करेगा, फिर से लेगा और इसे आगे भेज देगा। इसमें से Q1 ऊष्मा ये लेगा, उसे 100% कार्य में बदलेगा, क्योंकि इसे ये अगर ये Q1 को 100% कार्य में बदलेगा, यानी Q1 को क्या करेगा, 100% कार्य में बदलेगा, तभी यहाँ कितनी ऊष्मा आएगी, Q2 ऊष्मा आएगी, और उस Q2 ऊष्मा को ये क्या कर देगा, आगे की ओर भेज देगा। ठीक है, फिर ये इसके पास में टोटल ऊष्मा आएगी, उसमें से Q1 ऊष्मा को फिर से ये कार्य में बदलेगा और Q2 ऊष्मा फिर से क्या करेगा, ये आगे भेज देगा, तो Q2 ये आएगा और लगातार ऐसा होता रहेगा। यानी यहाँ पर कार्य कितना प्रतिशत होता रहेगा, 100% होता रहेगा, और ये फिर से किसका उल्लंघन आ जाता है, ये केल्विन और प्लांक के कथन का उल्लंघन हो जाता है। यानी आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग दोनों में से किसी एक नियम का उल्लंघन करते हो तो दूसरे नियम का उल्लंघन जो है वो अपने आप हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि जो क्लासियस और इसके केल्विन और प्लांक के कथन है ये क्या है, एक दूसरे के समतुल्य। दोनों में से अगर किसी एक नियम को आप लोग क्या करते हो, असत्य मानते हो या उल्लंघन करते हो, तो दूसरे नियम का अपने आप क्या हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। देखिए ऐसा टॉपिक तो नहीं पूछा गया है अब तक तो, या बहुत कम पूछा जाता है कि ये लास्ट में मैंने आपको जो बताया कि इनकी समतुल्यता सिद्ध कीजिए। एग्जाम में 1.5 नंबर का प्रश्न जो आएगा उसमें आपको बस इतना पूछा जा सकता है कि क्लासियस का कथन लिखिए या केल्विन और प्लांक का कथन लिखिए, या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर आप लोगों को बोल देगा कि आप लोग केल्विन का, प्लांक, ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिखिए, इसके अंदर आप लोग ये दोनों कथन लिख देना और दोनों में से जो तुल्यता सिद्ध किया, दोनों में से किसी एक की तुल्यता आप लोग सिद्ध कर देना। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं, अपनी बात कर लेते हैं व्यवहारिक ऊष्मा इंजनों की। ठीक है, अपना अब जो टॉपिक है वो है व्यवहारिक ऊष्मा इंजन। व्यवहारिक ऊष्मा
इंजन। देखो अब तक अपने जो पढ़ रहे थे, अब तक अपने ऐसे इंजनों के बारे में पढ़ रहे थे जैसे कार्नो इंजन वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, परंतु अब जो अपने बात करने वाले हैं ये व्यवहारिक ऊष्मा इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, जो रियल लाइफ के अंदर हम लोग सामान्य जीवन के अंदर जो अपने इंजन काम में आते हैं उन इंजनों की अपने बात करेंगे। ठीक है, व्यवहारिक इंजनों की अगर बात की जाए तो व्यवहारिक इंजनों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आता है बाह्य दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, और एक आता है अंतर दहन अंतर्दहन इंजन। तो व्यवहारिक ऊष्मा इंजन दो प्रकार के, एक तो बाह्य दहन इंजन और एक आता है अंतर्दहन इंजन। बाह्य दहन इंजन के अंदर तो आपके आ जाता है जैसे भाप का इंजन, भाप का इंजन। और अंतर्दहन इंजन के एग्जाम्पल की बात करें तो आपके जो दे रखा है, एक तो दे रखा है पेट्रोल इंजन और दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है डीजल इंजन। ठीक है, तो अगर व्यवहारिक इंजनों की बात करें तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसके अंदर आ जाता है भाप का इंजन और जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है अंतर्दहन इंजन। इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे पेट्रोल इंजन के बारे में और दूसरा इसका जो एग्जांपल आप लोग देखोगे वो आएगा डीजल इंजन। ये तीनों इंजन आपके सिलेबस में दिए गए हैं और अपने विस्तार से एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बेसिक बात कर लेते हैं कि बाह्य दहन इंजन और अंतर्दहन इंजन जो है इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है बाह्य दहन इंजन। पहला जो आपका टॉपिक है वो है बाह्य दहन इंजन। तो देखिए बाह्य दहन इंजन कौन से होते हैं? ये वो इंजन होते हैं जिसके अंदर दहन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? इंजन से बाहर की ओर होती है। यानी इन इंजनों के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न की जाती है या जो कार्यकारी पदार्थ काम में लिया जाता है उस कार्यकारी पदार्थ को अपने इंजन से बाहर एक बॉयलर के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो दहन की प्रक्रिया काम में ली जाती है या जो दहन किया जाता है वो एक बॉयलर में किया जाता है। यानी जो भाप की अपनी बात कर रहे हैं, इस भाप का निर्माण जो किया जाता है, इस भाप का निर्माण इंजन से बाहर एक बॉयलर में किया जाता है। ठीक है, और कार्यकारी पदार्थ के रूप में यहाँ जो काम में लिया जाता है कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ के रूप में यहाँ जो काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है जल को। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ के रूप में अपने जो यहाँ काम में लेते हैं वो काम में लिया जाता है जल को। और ये जल जो है एक बाहर बॉयलर होता है, उस बॉयलर के अंदर अपने क्या किया जाता है, इस जल को भाप के अंदर बदला जाता है। तो बाह्य दहन इंजन के अंदर जो बॉयलर होता है जहाँ अपने कार्यकारी पदार्थ होता है, जहाँ ऊष्मा उत्पन्न की जाती है या जहाँ दहन उत्पन्न किया जाता है वो इंजन के अंदर न होकर के इंजन से बाहर स्थित होता है। तो ये आपका कौन सा इंजन आ जाता है? बाह्य दहन इंजन आ जाता है। इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में किसे काम में लेते हैं? जल को काम में लेते हैं। और एक बॉयलर होता है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न की जाती है और उस ऊष्मा की सहायता से जल को किसमें बदला जाता है? भाप के अंदर बदला जाता है। और इस इंजन का अगर उदाहरण लिया जाए तो कौन सा इंजन आ जाता है? इस इंजन का उदाहरण आ जाता है भाप का इंजन। भाप का जो इंजन है ये किस प्रकार का इंजन है? ये बाह्य दहन इंजन है। ठीक है, जो आपके सिलेबस का एक पार्ट है। दूसरा देखो, दूसरे जो इंजन आपके आते हैं वो इंजन आते हैं अंतर्दहन इंजन। ये जो इंजन होते हैं इनके अंदर जो दहन की प्रक्रिया है, यानी इन इंजनों में जो दहन की प्रक्रिया होगी वो दहन की प्रक्रिया बाहर की साइड ना होकर के कहाँ होगी? इंजन के अंदर होगी। ठीक है, यानी बाह्य दहन में तो दहन की प्रक्रिया इंजन से बाहर की ओर हो रही थी और अंतर्दहन जो इंजन है इसके अंदर जो दहन की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? वो इंजन के अंदर होती है। ठीक है, और ईंधन के रूप में यहाँ जो काम में लिया जाता है, अगर पेट्रोल इंजन है तो इसके अंदर पेट्रोल प्लस वायु को काम में लिया जाता है। और अगर ये डीजल इंजन है तो इसमें डीजल प्लस वायु को काम में
लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो इंजन है इनमें दहन जो होता है वो इंजन से बाहर की ओर होता है और कार्यकारी पदार्थ के रूप में किसे काम में लेते हैं, पेट्रोल प्लस वायु को काम में लेते हैं अगर कौन सा इंजन है, पेट्रोल इंजन है, और डीजल प्लस वायु को काम में लेते हैं अगर आपके पास में कौन सा इंजन है, डीजल इंजन है। तो ये आपके दो प्रकार के इंजन दिए गए हैं। इसमें एक तो आता है बाह्य दहन इंजन और दूसरा आता है आपके अंतर्दहन इंजन। ठीक है, जो बाह्य दहन इंजन होता है इसके अंदर कार्यकारी पदार्थ कौन काम में आता है, भाप काम में आता है और दहन बाहर होता है, और इसके अंदर दहन जो है वो अंदर होता है। ठीक है।